So today we will discuss about cell cycle and cell division. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम सेल डिवाइड क्यों करते हैं। कोई भी सेल इसलिए डिवाइड करती है क्योंकि जो लाखों सालों में उसने डीएनए इंफॉर्मेशन अपने अंदर बनाई होती है वो उसको प्रोपोगेट करना चाहती है। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें पहले से क्लियर करने चाहिए। फर्स्ट डीएनए। डीएनए क्या होता है सबको पता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सभी के अंदर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दूसरा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमैटिन कहते हैं। ये बनता किससे है? डीएनए उस कंडेंस उस प्रोटीन के ऊपर लिपिड जाता है वो उसको कंडेंस्ड फॉर्म होती है अगर हम सिंपल भाषा में कहें। अच्छा ये क्रोमैटिन बनता है क्यों? मतलब क्रोमैटिन की कंडेंस्ड फॉर्म की क्या जरूरत पड़ी? हमारे डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर और जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसका साइज होता है मात्र 10 टू द पावर -6 मीटर। अब इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा? तो इसीलिए इसको कंडेंस किया जाता है, बहुत ज्यादा छोटे स्पेस में रखने के लिए क्रोमैटिन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखा है टू कीप डीएनए इन लेस स्पेस, क्रोमैटिन। तीसरी चीज क्रोमोसोम। अब थर्ड टर्म इज क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम किस किस से बनता है? डीएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए। अब क्रोमोसोम क्यों बनता है? ताकि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है यानी कि डीएनए की डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत आराम से हो सके। अच्छा ये हमारी एक सीरीज है कंडेंसेशन की, यानी कि डीएनए किस प्रकार से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डीएनए। डीएनए थोड़ा कंडेंस होगा फिर बनाएगा यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन से थोड़ा और कंडेंस होगा फिर बनाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। और जो लास्ट स्टेज होती है कंडेंसेशन की, जो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म होती है डीएनए की, उसे कहते हैं हम क्रोमोसोम। ये हमारा इंक्रीजिंग कंडेंसेशन हमारा है। फर्स्ट डीएनए, देन यूक्रोमैटिन, देन हेटेरोक्रोमैटिन। लास्ट स्लाइड के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कांसेप्ट और मजबूत हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हेन वी रिक्वायर टू ओपन डीएनए, यानी कि अगर डीएनए कंडेंस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डीकंडेंस भी होगा। डीकंडेंस मतलब डीएनए का वापस अपनी फॉर्म में आना। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी उसकी, मतलब डीकंडेंस्ड फॉर्म की, यानी कि डीएनए की फॉर्म की हमें क्या जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, देन सेकंड इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूं कि रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डिवाइड होना और ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। मतलब डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसका मतलब होता है डीएनए का डिवीजन होना, ताकि वो दो जो न्यू डॉटर डीएनए है वो आगे डॉटर सेल्स में प्रोपेगेट हो। दूसरा क्वेश्चन, इन नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि अगर हम नॉर्मली किसी भी सेल में देखें तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब किस फॉर्म में पाए जाने की डीएनए की प्रोबेबिलिटी है? इसका आंसर होगा क्रोमैटिन। ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है डीएनए के पाए जाने की वो क्रोमैटिन की फॉर्म में है। तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। लास्ट स्लाइड में बताया था कि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है डीएनए की? हमारी होती है क्रोमोसोम। चौथा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जीन इज एक्टिव ऑन, यानी कि जीन किस पे एक्टिव होगा? अब एक्टिव होने का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली मतलब डीएनए से आरएनए बनना। तो डीएनए या क्रोमोसोम या क्रोमैटिन या ये तीनों। अच्छा क्रोमोसोम पे नहीं होता, हमारा इसका आंसर है सर डीएनए। डीएनए क्यों? क्योंकि डीएनए डीकंडेंस फॉर्म होती है, इस पर अभी बताया कि डीएनए में ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीकंडेंस स्टेट में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसीलिए क्रोमोसोम में नहीं होता है, डीकंडेंस होती है और क्रोमैटिन भी कंडेंस होती है, इसीलिए इसका आंसर है हमारा डीएनए। इस पर लिख देते हैं एक्टिव मींस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। फाइनली हम अपनी सेल साइकिल पर आते हैं। तो सेल साइकिल होता क्या है? हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि सेल साइकिल मतलब सेल की लाइफ साइकिल में क्या क्या फेजेस आते हैं। पहला फेज आता है सेल ग्रोथ, दूसरा आता है डीएनए रेप्लिकेशन और तीसरा आता है डिवीजन, यानी कि सेल पहले ग्रो करती है उसके बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर बाद में वो डिवाइड हो जाती है। अब फीचर्स क्या क्या है सेल साइकिल के? पहला फीचर है कि ये जो तीनों इवेंट्स है, ये तीनों लाइफ फेज है सेल साइकिल के, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए।
कोऑर्डिनेशन में क्यों होनी चाहिए? टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, यानी कि प्रोजेनी सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड हो कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। अब इंटैक्ट जीनोम का मतलब क्या है? इंटैक्ट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ जीनोम दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। जीनोम का मतलब होता है जीनोम इज इक्वल्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा जो फीचर है सेल साइकिल का, अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है। तीसरा जो सेल ग्रोथ है ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज का मतलब ही होता है सेल ग्रोथ एक छोटी सी सेल के लिए। चौथा सेल साइकिल अगर ओनली इन यूकेरियोट्स, यानी कि ये जो सेल साइकिल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ यूकेरियोट्स के लिए है, नॉट फॉर प्रोकैरियोट्स। तो हम सेल साइकिल के फेजेस देख लेते हैं। तो सेल साइकिल डिवाइड होती है दो फेज में मेनली। पहला है एम फेज, दूसरा है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है इसमें भी काम नहीं कर रहा, बट जो एम फेज के कंपैरिजन में इसमें बहुत कम काम हो रहा है। रेस्टिंग फेज बिकॉज़ लेस चेंजेस occurs as compared to एम फेज। हमारा जो एम फेज है वो दो फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एस हम सबको पता है। दूसरा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस भी चार फेजेस में डिवाइड होता है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। और जो हमारा इंटरफेज है ये तीन फेज में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S फेज तो S फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज, क्योंकि इसमें क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है। S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देखो ये जैसे चार्ट बना है ना पूरा हमारा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज किसके अंदर? इंटरफेज के अंदर। M फेज के अंदर क्या था? P मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अच्छा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज होता है सेल साइकिल में, अगर कहीं क्वेश्चन आता है नीट में, that the which is the most important change or the most important phase in cell cycle, तो हम क्या मार्क करेंगे? M phase, यानी कि डिवीजन। सो दो तीन और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इन बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन, यानी कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? S फेज में, G1 फेज में, प्रियर टू फ्यूजन या G2 फेज में। अब जैसे हमें पता है बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और हमने अभी पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेल साइकिल में कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। तो ना इसमें G1 फेज होगा, ना S फेज होगा, ना G2 फेज होगा, क्योंकि ये सब यूकैरियोटिक सेल साइकिल के बेसिस है। तो इसका आंसर आएगा प्रियर टू फ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इज एब्सेंट इन, इनमें से डीएनए रेप्लिकेशन किस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होगा? फर्स्ट नॉस्टॉक, ह्यूमन सेल, ईस्ट, राइजोपस। अब ह्यूमन सेल हमारा यूकैरियोटिक होता है, ईस्ट भी यूकैरियोटिक होता है, और राइजोपस भी यूकैरियोटिक होता है। बचा ये प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक में सेल साइकिल एब्सेंट होती है, तो रेप्लिकेशन भी एब्सेंट होगा। टाइम फॉर फेजेस, कौन सा फेज कितना टाइम कवर करता है वो उसके बारे में जानना है। सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज 95% टाइम कंज्यूम करता है पूरी सेल साइकिल में। अब मतलब ऐसा समझिए जैसा एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है, ह्यूमन सेल इन कल्चर टेक्स 25 आवर्स टू रेप्लिकेट, सॉरी टू डिवाइड, यानी कि एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में कल्चर मीडियम में डिवाइड हो पाता है। दूसरा एग्जांपल दिया है ईस्ट सेल का, ईस्ट सेल 90 मिनट्स में कंप्लीट डिवीजन कर लेता है, यानी कि 90 मिनट्स की उसकी कंप्लीट सेल साइकिल होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एम फेज 5% टाइम कंज्यूम कर रहा है, यानी कोई भी सेल अगर कोई भी सेल का लाइफ स्पान या सेल साइकिल अगर 100 मिनट की है तो 5 मिनट वो एम फेज में लेगा, 95 मिनट्स को लेगा इंटरफेज में। अब इंटरफेज में भी G1 फेज 40 से 50% कंज्यूम करता है, S फेज 25 से 30% कंज्यूम करता है, और G2 फेज 10 से 15% कंज्यूम करता है। अब यहाँ पर
फेज है ना जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो हमारा जीवन फेज। और जीवन फेज की एक खास बात है कि वेरिएबल होता है टाइम में, मतलब इसका कुछ ज्यादा टाइम फिक्स्ड नहीं होता जैसे इतने ही मिनट का होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ये बाकी के जितने हैं जीवन है सॉरी एस फेज है, G2 फेज है और M फेज है, ये सब तो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर इन पे कुछ नहीं होता। बट जो हमारा जीवन फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म की सेल की या ऑर्गेनिज्म की मेन ग्रोथ होती है, सेल की जो मेन ग्रोथ होती है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है जैसे कि फूड और क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसके हिसाब से जीवन फेज की लेंथ बढ़ती घटती रहती है। हाँ, तो जीवन फेज होता है मोस्ट वैल्यूएबल फेज इन टाइम, डिपेंड्स ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। So now we will see changes that occurs in each phase of cell cycle and cell. So firstly जीवन फेज मेनली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्टली जीवन ग्रोथ और साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। अब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पांसिबल होंगे, और एंजाइम्स किसके बनते हैं? प्रोटीन्स के बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है? ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एंजाइम बनाने के लिए किसकी हेल्प होगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस की। थर्ड चीज, अब ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये कुछ ऑर्गेनेल्स के द्वारा ही होती है। फिर वो ऑर्गेनेल्स है गोल्गी या राइबोसोम। अब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ज्यादा टाइम में कम टाइम में ज्यादा प्रोटीन बन पाएगा। चौथी चीज डीएनए डैमेज रिपेयर। अगर एक बार सेल साइकिल एस फेज तक आ जाती है या जीवन फेज पास कर जाती है तो फिर उसका रोकना मुश्किल होता है, या फिर उसमें कोई चेंज करना मुश्किल होता है, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन फेज में सबसे पहले ये डिटेक्ट किया जाता है कि डीएनए की डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो फिर उसको रिपेयर किया जाता है, बट गलत इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन फेज जो है हमारा एक तरह से चेक पॉइंट की तरह काम करता है डीएनए के लिए। इसमें क्या किया जाता है? डीएनए के डैमेज को रिपेयर किया जाता है। चौथी चीज, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ये क्या चीज है? ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूमरेटर की तरह मान लीजिए, और ये हमारा साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर की तरह मान लीजिए। अब सेल का ग्रोथ हो रहा है तो सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियस का साइज तो कांस्टेंट है, उतना ही जितना पहले। तो न्यूक्लियस सेम रह रहा है यानी कि न्यूमरेटर सेम रह रहा है, और साइटोप्लाज्म हमारा बढ़ रहा है यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। और डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रैक्शन जो होता है या फिर जो रेशियो होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे 1/2 1/4 से बड़ा है, हमने डिनोमिनेटर बढ़ाया उसका डिनोमिनेटर बढ़ाया तो हमारा घटा है, तो 2 से 4 गया तो घटा। इसीलिए जीवन फेज में और क्या होता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होता है। अब आ जाते हैं एस फेज पर। एस फेज में सबसे पहले होती है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इस फेज की। अब जो वैसे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम रिस्पांसिबल होते हैं, लाइगेज, पॉलीमरेज वगैरह वगैरह, बट जो मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड चीज, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम गेट डबल इन एनिमल सेल। अब जिसको नहीं पता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम क्या होता है, ये वैसे तो हम सेल और इसके जो पहले वाला चैप्टर है फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसमें बहुत पढ़ लेंगे, बट अभी मैं शॉर्टली बता देता हूँ। सिर्फ एनिमल सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक सेंट्रियोल है, अगर ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो ये बन जाता है सेंट्रियोसोम। अगर इस सेंट्रोसोम के आसपास ये सम स्पिंडल फाइबर्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर अरेंज होते हैं तो इसको एस्टर बोला जाता है। तो माइटोटिक एपरेटस में हमारे क्या क्या आता है? 2 एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर। लेट्स सी सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इन डिटेल इन अ लिटिल बिट। मान लीजिए हमारा एनिमल सेल है, तो 2 सेंट्रोसोम, ये पूरा एक सेंट्रोसोम है, और अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी कंसीडर करते हैं तो पूरा एक एस्टर
दो एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर्स, ये सब मिलकर एक माइटोटिक एपरेटस हमारा पूरा बनता है। तो मेनली इन सेंट्रोसोम का क्या काम क्या होता है, मेनली सेंट्रोसोम का काम होता है ये स्पिंडल फाइबर्स है इनको बिछाना, सेल के अंदर बिछाना, ताकि ये क्या कर पाए, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इनको सेपरेट कर पाए जब हमारा एनाफेज होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। चौथी चीज जो होती है जो एस फेज में, वो है हमारा हिस्टोन गेट डबल। अब हिस्टोन क्या होता है, जब हम क्रोमोसोम बनाते हैं, जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन मतलब है तो डीएनए थ्रेडिंग, तो डीएनए थ्रेड को हम किसी के ऊपर लपेटते हैं। वो जो एक तरह से मान लीजिए जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का मांझा होता है, ठीक है, वो मांझा किस पे चर्बी पे लपेटते हैं, तो बहुत सारा किलोमीटर लंबा मांझा इतनी सी चर्बी में लपेट देते हैं। तो वो चर्बी का काम करता है हमारा हिस्टोन, और जो मांझा है हमारा, जो सद्दा है हमारा, वो है हमारा डीएनए। तो बहुत सारा डीएनए इस छोटे छोटे प्रोटीन्स में रैप अप कर लेते हैं, ताकि वो जो कंडेंस हो जाए बहुत छोटी जगह में वो आ जाए। तो हिस्टोन गेट डबल, ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स ज्यादा बन जाते हैं, मतलब नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। चौथी चीज, एक और चीज है, यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट फर्स्ट देन हेटेरोक्रोमेटिन रेप्लिकेट। मैंने आपको बताया था कि डीएनए से हमारा यूक्रोमेटिन बनता है, फिर यूक्रोमेटिन और कंडेंस होकर हेटेरोक्रोमेटिन बनता है, फिर हमारा क्या बनता है, फिर हमारे बनते हैं क्रोमोसोम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लेस कंडेंस्ड है, ये मोर कंडेंस्ड है, तो यूक्रोमेटिन पहले रेप्लिकेट होगा, हेटेरोक्रोमेटिन बाद में रेप्लिकेट होगा। नाउ वी विल जंप टू G2 फेज। सो पहली चीज क्या होती है, G2 फेज में स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है G2 फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, G2 फेज तो इतना था, G2 फेज खत्म हो गया, बस इतना और कुछ नहीं करना G2 फेज में। तीसरी चीज क्या है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस इन ऑल थ्री फेजेस, यानी कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इन तीनों के दौरान साइटोप्लाज्म कंटीन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अब हम पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। अभी हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन होती है, तो रेप्लिकेशन बेसिकली अमाउंट डबल हो जाता है डीएनए का, या फिर जेनेटिक में डीएनए का। तो जैसे यहां पे पढ़ते हैं 2C था हमारे पास अमाउंट G1 फेज में, G1 फेज से फिर S फेज में गए, S फेज की स्टार्टिंग में तो 2C था, फिर S फेज खत्म होते होते 4C हो गया। तो S फेज में हमें पता है रेप्लिकेशन होती है। फिर S फेज से G2 फेज में मूव करेंगे, कांस्टेंट रहेगा, 4C रहेगा, बट हमारे पास डिवीजन हो गया M फेज में। तो M फेज के बाद जो अमाउंट होगा डीएनए का वो स्प्लिट हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 2C हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2C से 4C हुआ, डबल हुआ, फिर 4C से 2C हुआ, रीस्टोर हुआ। तो जो ये रीस्टोरेशन होता है डीएनए का, ये कहाँ होता है, M फेज में होता है, और ये डबल होता है, जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, S फेज में होता है। अब phases in which DNA amount is constant। अच्छा, phases in which DNA amount is constant, अब इस चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं कौन से फेज ऐसे जिनमें DNA अमाउंट हमारा एक जैसा आ रहा है, यानी कि बदला नहीं। G1 फेज की स्टार्टिंग में भी उतना था, G1 फेज की एंडिंग में भी उतना था। तो एक तो हमारा हो गया G1 फेज जिसमें अमाउंट कितना था, 2C था। दूसरा फेज हमारा हो गया G2 की स्टार्टिंग में 4C था, G2 के एंड में भी 4C था। तो ये दो फेज ऐसे हैं जिसमें हमारा डीएनए का अमाउंट बदला नहीं है। दूसरी चीज, फेजेस इन व्हिच डीएनए अमाउंट इज चेंजिंग, यानी कि चेंज बदला है डीएनए कौन से फेज में, एस फेज में। एस फेज की स्टार्टिंग में 2C था और एंड में हो गया 4C, और एम फेज की स्टार्टिंग में 4C था और एंड में हो गया 2C। तो ये दो फेज ऐसे हैं, एस और एम, जिसमें हमारा डीएनए अमाउंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। नाउ वी विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपिकल मेरिस्टेम हैविंग डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट इन व्हिच फेज, यानी कि प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम है, और हम सबको पता है कि मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, किस फेज में प्रेजेंट हो सकती है, G1 फेज में होगी या G2 फेज में होगी, S फेज में होगी या M फेज में होगी। अब इन चारों में से सबसे लंबा फेज है G1 फेज, तो प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा पाई जाने की उसकी उसी की होगी, तो इसका आंसर होगा
G1 phase. Second question है cell undergoes cleavage will not have. अच्छा cleavage का मतलब क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। अगर सेल बिना ग्रोथ के डिवाइड हो रही है, यानी कि सेल का साइज कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है डिवाइड करने के बाद, बिना सेल अगर ग्रोथ की डिवाइड कर रही है तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। तो सेल अंडरगोस क्लीवेज विल नॉट हैव, यानी कि अगर कोई सेल क्लीवेज कर रही है तो उनमें कौन से फेजेस एब्सेंट होंगे? ऑब्वियसली बात है G1 फेज एंड G2 फेज, क्योंकि ये दोनों फेज ही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम इन सेल साइकिल रिक्वायर्स है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम किस फेज में, इन चारों में से किस फेज में सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है? आप कुछ बच्चे कहेंगे G1 फेज, क्योंकि G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। गलत, हमें इन चारों में से पूछा गया है, तो सबसे चारों में से लंबा फेज होता है इंटरफेज। दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेंट्रोसोम इन G2 फेज इन प्लांट सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेंट्रोसोम कितने हैं G1 फेज में प्लांट सेल में? कुछ लोग कहेंगे 2, बट 2 इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि प्लांट सेल में पूछा गया है और प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, तो आंसर इज 0। Now let us understand the ploidy of chromosomes. मैं damn sure हूँ that आपने कभी ना कभी ये टर्म सुने होंगे, haploid और diploid। तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम आज कंप्लीटली डील करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है, that only amount of DNA increases in S phase, but number of chromosome remains same। यानी कि S phase के बाद सिर्फ DNA का अमाउंट ही बदलता है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है। आई एम श्योर दैट आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी प्रॉपर्ली, बट हम इसकी हेल्प से भी समझेंगे। ये G1 फेज है, इसके बाद का G1 फेज है मियोसिस के बाद का G1 फेज है। इसमें देखिए 3 क्रोमोसोम है और हैप्लॉइड है। इसमें क्रोमोसोम 6 है, डिप्लॉइड है, बट अमाउंट 2C है और ये माइटोसिस के आफ्टर है। ये दोनों केस अलग अलग है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है, इसके जितने सेम है, 6 क्रोमोसोम है, बट इसमें अमाउंट बढ़ गया। तो अमाउंट बढ़ने का पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं जो होता है कि एक क्रोमेटिड से क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड में ट्रांसफर होना कितने अमाउंट का बढ़ता है। यानी कि अगर ये क्रोमेटिड है और इसमें सिंगल क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जा रहा है डिप्लॉइड केस में, तो अमाउंट 4C जब होगा तो 2 क्रोमेटिड होंगे एक क्रोमोसोम में। यहाँ अमाउंट C है, यहाँ 2C है और यहाँ 4C है। स्पोर और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। नंबर, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी वजह से हम समझ लेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, हमने एक ऑर्गेनिज्म जरूर सुना होगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 8, यानी डिप्लॉइड कंडीशन में। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेज में और G2 फेज में कितने रहेंगे? ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग G1 फेज और G2 फेज में सेम रहने चाहिए, सेम होंगे। अब यहाँ पूछा नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, हमने देखा कि अमाउंट जब 2C था तो एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड था, और अमाउंट जब 4C हो गया तो एक क्रोमैटिड में 2 क्रोमोसोम आने लगे। यानी कि 8 क्रोमैटिड होंगे हमारे G1 फेज में और 16 क्रोमैटिड होंगे हमारे G2 फेज में, यानी कि क्रोमैटिड नंबर जस्ट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन जनरेटिव सेल ऑफ पोलन, यानी कि पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, हम सबको पता है, एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। वो जो जनरेटिव सेल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैव नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20, यानी कि एक पोलन ग्रेन है जिसके जनरेटिव सेल में 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। देन व्हिच इज ट्रू फॉर क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ DNA इन G2 फेज, यानी कि फिर उस जनरेटिव सेल के G2 फेज में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे और कितना DNA का अमाउंट होगा, ये पूछा गया। तो अभी ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होगा, अगर G2 में जाएगा तो 20 है, 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 40 हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, बचे ये 3। अब इन 3 में से कौन से हो सकते हैं? हमें अमाउंट भी पूछा गया है। अमाउंट G2 के बाद क्या होता है, S के बाद आता है G2, तो G2 में अमाउंट कितना होगा, बढ़ जाएगा। तो 2C से क्या हो जाएगा,
questions are very important for NEET, so please keep them in your mind always. So here comes G0 phase, जिसको हम क्वेश्चन फेज भी कह सकते हैं या कहते हैं. Question phase is a resting phase where cell do not show any growth, proliferation या division or differentiation. यानी कि क्वेश्चन फेज में सेल क्या करता है? ऑब्वियसली कुछ नहीं करता है. ना ग्रोथ करेगा, ना प्रोलिफरेशन करेगा, ना डिफरेंशिएशन करेगा और ना ही डिवाइड करेगा. बट इट इज जस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग. इसका मतलब ये नहीं कि मर गया है. इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग. एनसीईआरटी ने कह दिया हमारी सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एक्सेप्ट डिविजंस. यानी कि कुछ सेल्स होते हैं एनिमल्स में जो डिवीजन नहीं करते हैं. जैसे कि हमारा हार्ट सेल, जो हमारे कार्डियक सेल्स होते हैं वो कभी डिवीजन नहीं करते. एंड कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेजनली. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी कभार ही डिवाइड करते हैं, ओकेजनली डिवाइड करते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी. क्यों डिवाइड करते हैं वो ओकेजनली? अगर कहीं हमारी इंजरी हो गई या फिर सेल की डेथ हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं. These cells do not divide further. ये जो सेल्स होते हैं क्वेश्चन फेज के, ये बाद में डिवाइड नहीं करते. टू एंटर इन क्वेश्चन फेज में जाने के लिए इन दिस स्टेज ये सेम बात है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट प्रोलिफरेशन को नहीं करता है. हाँ, ये सेल तभी डिवाइड करते हैं जब तक इनसे कहा जाए, मतलब जब तक इनसे कहा ना जाए, मतलब इनका रेगुलर डिवीजन नहीं होता, ये बस पड़े रहते हैं. सो हियर इज योर क्वेश्चन फेज. So guys, I think that's enough for today. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. माइटोसिस को और मियोसिस को कवर करेंगे. माइटोसिस मियोसिस का सिग्निफिकेंस देखेंगे और ये चैप्टर में भी शायद अगले 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. Well, I forget to give my introduction. My name is Arvind. This is my first lecture, and we'll cover up the whole syllabus of 11th and 12th biology for NEET. Thank you.